अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 21 हमने जैसे कि स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि एक न्यूक्लियाई अनस्टेबल जब होता है तो किस तरह से ये डिके प्रोसेस में से गुजर कर अपने अंदर से पार्टिकल्स को इमिट करता है और अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है। फिर वो पार्टिकल्स होते क्या हैं, इनको फर्स्ट टाइम किसने ऑब्ज़र्व किया था, क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ सामने आई थी, हम अपने हिसाब का लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ये पीटीबी के अंदर लिखा गया है और बाकी जो हमारे बोर्ड्स हैं उनके अंदर ये टॉपिक लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से लिखा गया है। तो एक ही टॉपिक है, आपने परेशान नहीं होना, जस्ट वर्ड्स अलग अलग हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। बेटा फॉर द फर्स्ट टाइम रदरफोर्ड और इनके कुलीग थे फ्रेडरिक, इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ऑफ न्यूक्लियाई। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ लॉज पेश किए थे, कानून दिए थे कि एक न्यूक्लियाई जब अनस्टेबल हो जाता है तो वो किस तरह से डिकेइंग प्रोसेस में से गुजरेगा। वो लॉज क्या हैं बेटा? हियर इज पहला पॉइंट है इसका, रेडियो एक्टिव डिके इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कि किसी भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई का डिकेइंग प्रोसेस में से गुजरना, तो वो रेडियो एक्टिव डिके जब भी हो रहा होगा ऐसा प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बैक वक्त होगा, अचानक से होगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। इन्होंने ये कहा था कि एक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस जो है ये कभी भी एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर या न्यूक्लियाई की फिजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है उनके एटॉमिक नंबर पर। हम इसको पहले भी ब्रीफली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट है एवरी डिके हैज़ डिफरेंट रेडिएशंस, i.e. अल्फा, बीटा, गामा, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट इमिटेड साइमल्टेनियसली, कि हर एक डिके के दौरान मुख्तलिफ रेडिएशंस खारिज होंगी। मसलन एक डिकेइंग प्रोसेस के दौरान अगर अल्फा पार्टिकल्स खारिज हुए हैं तो दूसरे डिके प्रोसेस के दौरान बीटा पार्टिकल खारिज हो सकते हैं या गामा पार्टिकल्स खारिज हो सकते हैं, और कभी भी ये सारी की सारी रेडिएशंस एक ही टाइम के अंदर इमिट नहीं होती। ये दूसरा पॉइंट था बेटा। तीसरा पॉइंट है रेट ऑफ डिके फॉर डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट, के वक्त के लिहाज से किसी भी न्यूक्लियाई का डिके कर जाना, ठीक है बेटा, ये हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगा। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जितने भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं तो इनका वक्त के लिहाज से डिके करने का प्रोसेस एक जैसा होगा या एक जैसा वक्त लेंगे कि अपने आप को ये डिके कर जाएं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। हर एलिमेंट अपने लिहाज से अपने एक ख़ास मखसूस वक्त के बाद डिके करता है। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट बेटा, रेट ऑफ डिके इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो रेट ऑफ डिके है ये हमेशा डायरेक्ट रिलेशन रखता है किन के साथ? इनिशियल एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पहले इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, ये हमेशा उसके रेट ऑफ डिके के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स एक डिकेइंग एलिमेंट के ज़्यादा होंगे उतना ही उसका रेट ऑफ डिके होगा, जितने ये कम होंगे उतना ही उसका रेट ऑफ डिके कम होगा। ये चौथा पॉइंट था बेटा। पांचवा पॉइंट है नो एलिमेंट प्रैक्टिकली डिकेज कम्प्लीटली, कोई भी एलिमेंट अमलन 100% तक डिके नहीं करता, ठीक है बेटा। जब ये डिकेइंग प्रोसेस में से गुजरते हैं इनके एटॉमिक नंबर के अंदर तब्दीली आती है, और जब इनका एटॉमिक नंबर लेस देन 81 बनता है तो ये ऑटोमेटिकली तौर पर स्टेबल कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव नहीं रहते, स्टेबल न्यूक्लियाई बन गए हैं, तो ये कभी भी आगे फर्दर ये डिकेइंग प्रोसेस में से नहीं गुजरेंगे। तो ये वो लॉस थे, ये वो पॉइंट्स थे जो रदरफोर्ड और फ्रेडरिक ने अपनी इस थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन के अंदर पेश किए थे। अब इनकी बुनियादों पर मुख्तलिफ तरह के जो पार्टिकल्स इमिट होते हैं इस
रेडियो एक्टिव डिके के दौरान वो पार्टिकल्स कैसे किस तरह से डिके करते हैं और न्यूक्लियाई के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसको बेटा हम वन बाय वन चेक करते हैं। पहला प्रोसेस होता है बेटा अल्फा डिके प्रोसेस, कि किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियाई जब डिके करता है, अगर तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स खारिज हो रहे हो तो उस न्यूक्लियाई के ऊपर असर क्या पड़ेगा, उसके मास नंबर में क्या तब्दीली आएगी, उसके एटॉमिक नंबर के अंदर क्या तब्दीली आएगी, ये बेटा हमने डिस्कस करना है। पेरेंट एलिमेंट लूज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। पहला पॉइंट है कि जब भी कभी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिकेइंग प्रोसेस में से गुजरता है तो उसके प्रोटॉन्स में 2 यूनिट्स कमी होती है और उसके न्यूट्रॉन्स के अंदर भी 2 यूनिट कमी होती है। दूसरा पॉइंट है चार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स। एक डॉटर न्यूक्लियाई का जो चार्ज नंबर है वो पेरेंट न्यूक्लियाई की निस्बत 2 यूनिट्स कम हो जाएगा। कैसे, हम इसको एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई डिक्रीज बाय 4 यूनिट्स। डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर पेरेंट न्यूक्लियाई की निस्बत 4 यूनिट्स कम हो जाता है। लेट्स से फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है X, जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। अब ये अल्फा पार्टिकल्स को डिके करता है, तो यहाँ Y, कैपिटल Y से यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई को जाहिर किया गया है। डिकेइंग प्रोसेस के बाद अब जो न्यूक्लियाई सामने आएगा वो डॉटर न्यूक्लियाई। पहले जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई था, डिके होने वाला जो न्यूक्लियाई था, वो बेटा पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाता है। ये दोनों बातें आपने अपने जहन में रखनी है। अब यहाँ से गौर करें, इन जनरल फार्मूला है डॉटर न्यूक्लियाई के मास नंबर के अंदर देखें 4 दर्जे 4 यूनिट्स कमी आई है और वहीं उसके एटॉमिक नंबर के अंदर 2 यूनिट्स कमी आई है। आगे हीलियम न्यूक्लियाई, ऑलरेडी हम कह चुके हैं क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम 42 और कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। तो ये जनरल फार्मूला अपने जहन में रखना है अल्फा डिके के लिए। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पर देखिए बेटा। रेडियम 88 to 26 जब ये डिके प्रोसेस में से गुजरता है तो ये रेडॉन के अंदर बदल जाता है। रेडॉन 86 और 222 ये इसका मास नंबर है। अब गौर करें, इसके एटॉमिक नंबर के अंदर 2 यूनिट्स कमी आई है और मास नंबर में 4 यूनिट्स कमी आई है और इधर से एक हीलियम न्यूक्लियाई खारिज हो गया, हीलियम 24। और इसी तरह से यूरेनियम जब ये डिकेइंग प्रोसेस में से गुजरता है थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक हीलियम न्यूक्लियाई यहाँ से इमिट होता है, एक अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, यूरेनियम ये पेरेंट न्यूक्लियाई है। अब डॉटर न्यूक्लियाई थोरियम है। थोरियम के एटॉमिक नंबर के अंदर देखें 2 यूनिट्स कमी आई है और डॉटर न्यूक्लियाई जो थोरियम है इसके मास नंबर के अंदर देखें बेटा तो 4 यूनिट कमी आई है। अब अल्फा डिके के दौरान एक बात बेटा जहन में रखिएगा, द एलिमेंट मूव्स 2 प्लेसेस बैकवर्ड इन द पीरियोडिक टेबल। जब कभी भी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके करता है और वो अल्फा डिके कर रहा है तो हमेशा याद रखिएगा अब जो डॉटर एलिमेंट बनेगा वो डॉटर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 यूनिट्स पीछे की तरफ आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 2 दर्जे कम हो गया है, तो एटॉमिक नंबर के अंदर कमी उसे पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 प्लेसेस पीछे की तरफ लेके आएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जहन में रखना है जो आपसे एमसीक्यूज के तौर पर वो पूछ चुका है। इसके बाद है बीटा डीके बेटा, दूसरा पार्टिकल हम बीटा देख रहे थे। अब एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कब बीटा डीके प्रोसेस में से गुजरता है वो हमने देखना है। ड्यूरिंग बीटा डीके देयर इज नो चेंज इन मास नंबर में कभी कोई तब्दीली नहीं आती जब बीटा डीके में से ये गुजरते हैं। हाँ, बट द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट चेंजेस, लेकिन उस न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर जरूर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर बेटा एक बात नोटिस कीजिएगा, पीटीबी के अंदर या आपके जितने भी बोर्ड्स के अंदर हैं उसने बेटा की एक टाइप लिखी हुई है। ये बिल्कुल भी जहन में ना रखिएगा कि एटॉमिक नंबर के अंदर 1 दर्जे इंक्रीज आता है जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, ये बात रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियर लेवल के ऊपर इंटरनेशनल बुक मास्टर बुक्स को देखें तो उसके अंदर बीटा डीके 2 तरह के होते हैं, मैंने दोनों लिख दिए हैं। आपने अपने सिलेबस के लिहाज से तो इसकी तैयारी कर लेनी है, चूँकि आपके सिलेबस के अंदर बीटा नेगेटिव डीके के उन्होंने रिएक्शंस लिखे हुए हैं, तो उस केस के अंदर तो एटॉमिक नंबर में 1 दर्जे इंक्रीज आ जाता है जो आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीटा डीके के दौरान किसी भी एक एटॉमिक न्यूक्लियाई का 1 दर्जे एटॉमिक नंबर इंक्रीज भी कर सकता है और
डिक्रीज भी कर सकता है। ये दोनों तरह के रिएक्शंस पॉसिबल हैं। वो कैसे, यहाँ पर वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इन जनरल किसी भी बीटा डीके को जाहिर करने के लिए एक्स एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसका मास नंबर ए से और एटॉमिक नंबर जी से जाहिर करते हैं। अब जब बीटा डीके में से ये गुजरेगा तो वाई एक डॉटर न्यूक्लियाई के ऊपर बेटा क्या होगा, जेड में एक इंक्रीज आएगा और मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन ये चीज वैलिड कब है, जब नेगेटिव बीटा डीके होगा। मैं दोबारा से आपको कह रहा हूं ये एरर है, लेकिन चूंकि रूल्स आर रूल्स, आपकी बुक वर्डिंग को चेक किया जाता है बोर्ड्स के एग्जाम्स के अंदर, तो आप अपनी बुक को फॉलो कर लें, लेकिन ये रॉन्ग है। बीटा डीके के दौरान एटॉमिक नंबर में एक दर्जे इंक्रीज भी आ सकता है, एक दर्जे डिक्रीज भी हो सकता है। तो चेंज इन एटॉमिक नंबर का लफ्ज ज्यादा सूटेबल है, आप बेहतर है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि आपकी सिलेबस या बुक्स के अंदर ऐसे लिखा गया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। हालांकि ये मैं आगे वजाहत इसकी कर देता हूँ कि कब डिक्रीज होगा और कब इंक्रीज होगा। और एक यहाँ से बीटा पार्टिकल्स, यहाँ से गौर करें, बीटा पार्टिकल्स को हमने बेटा क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स कहा था। क्या कहा था इन्हें कल, कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब नेगेटिव ई एक पार्टिकल यहाँ से खारिज होगा और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्यू वैल्यू जिसे कहा जाता है, ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी यहाँ से। ये इन जनरल फार्मूला था जो आपके सिलेबस के अंदर लिखा गया है। अब बीटा डीके बेटा दो तरह के होते हैं, ठीक है। नेगेटिव बीटा डीके जिसे यहाँ माइनस बीटा भी लिखा जाता है, बीटा माइनस डीके का लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे वही बेटा होते हैं पॉजिटिव बीटा डीके, बीटा प्लस डीके का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दो तरह के डीकेइंग प्रोसेस हैं बीटा के, ठीक है बेटा। तो बेटा पहला प्रोसेस है नेगेटिव बीटा डीके, बीटा डीके की टाइप। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस बीटा डीके के दौरान हमेशा क्या होगा कि किसी भी एक पेरेंट न्यूक्लियाई से जब डॉटर न्यूक्लियाई को ऑब्जर्व किया जाता है तो डॉटर न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर के अंदर एक दर्जे इंक्रीज आता है। जैसा कि यहाँ पर पोलोनियम को अगर गौर किया जाए 84,216, जब ये 80 के अंदर बदलता है तो 85। अब देखें इसका एटॉमिक नंबर एक दर्जे बढ़ गया है 216। इसके मास नंबर के अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर एक दर्जे बढ़ गया है। आगे देखें एक इलेक्ट्रॉन बीटा नेगेटिव पार्टिकल यहाँ से खारिज हुआ है और इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल खारिज होते हैं। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल बेटा थोरियम 9232 जिसका एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 232 है, ये पोलोनियम के अंदर जब बदलता है तो उस वक्त इसका एटॉमिक नंबर एक दर्जे बढ़ जाता है और वहीं एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स यहाँ से हासिल होते हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिए बेटा, न्यूक्लियर लेवल के ऊपर होता क्या है, एक न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन के अंदर, देखें यहाँ पर प्रोटॉन ये हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप है जिसके अंदर एक और एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है। तो ये प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन है ये, और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल यहाँ पर खारिज होते हैं। तो इस तरह से जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, और इस तरह के रिएक्शन को बेटा न्यूक्लियर लेवल के ऊपर क्या कहा जाता है, नेगेटिव बीटा डीके कहा जाता है। अब इसके अंदर गौर कीजिएगा, जब कभी भी एक न्यूक्लियाई नेगेटिव बीटा डीके करता है तो आफ्टर द नेगेटिव बीटा डीके द एलिमेंट मूव्स 1 यूनिट अहेड इन द पीरियोडिक टेबल। नेगेटिव बीटा डीके करने के बाद जो भी डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर एक दर्जे ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछ चुका है। अब इसके अंदर गौर करें, तीसरी एग्जांपल यहाँ पर है कार्बन 614, जब ये डिकेइंग प्रोसेस में से गुजरता है और नाइट्रोजन 714 के अंदर बदलता है तो उस वक्त एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल यहाँ से खारिज होते हैं। तो ये था हमारे पास बीटा डीके की फर्स्ट टाइप, नेगेटिव बीटा डीके। इसके बाद है पॉजिटिव बीटा डीके। ये आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन चूंकि आपको कंसेप्ट देना ही हमारा मकसद है तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में लाजमी बेटा रखें। आपसे अगर कभी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद या किसी भी लेवल के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपके जहन में सवाल का जवाब होना लाजमी है, ठीक है। बुक को ज़रूर फॉलो करें जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों, उसके बाद आपने अपने कंसेप्ट पकड़ने होते हैं। तीसरी टाइप है बेटा बीटा डीके की पॉजिटिव बीटा डीके।
ठीक है। बीटा प्लस डीके भी कुछ बुक्स के अंदर आपको लिखा मिलेगा, इंटरनेशनल बुक्स को अगर आप देखना चाहेंगे तो। इन जनरल यहाँ पर देखें, मैंने फिर से दोबारा उस जनरल फार्मूला को रीअरेंज किया है कि कोई भी एक पेरेंट न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, ये कन्वर्ट होगा किसी डॉटर न्यूक्लियाई Y के अंदर। इसके मास नंबर के अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन हाँ इसका एटॉमिक नंबर एक दर्जे कम हो जाता है। ये बात सामने आ गई, ये जनरल फार्मूला है। अब यहां से गौर करें, आगे एक पार्टिकल खारिज होगा बीटा प्लस, जिसे पॉजिट्रॉन बेटा कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। और एक और नाम भी हमने चैप्टर नंबर 19 किसके अंदर, पेयर प्रोडक्शन का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसके अंदर मैंने क्या कहा था, पॉजिट्रॉन को एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, एंटी पार्टिकल ऑफ बेटा इलेक्ट्रॉन, ये बात आप फिर से सुन लें, ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे कहा जाता है। बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन थे, अब बीटा प्लस पार्टिकल क्या है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिट्रॉन अब खारिज होगा और इधर से न्यूट्रिनो पार्टिकल्स खारिज होते हैं। आपके बुक के अंदर न्यूट्रिनो पार्टिकल्स नहीं लिखे गए, ठीक है। हालांकि न्यूक्लियर लेवल के अंदर अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनको अप्लाई करें तो ये पार्टिकल्स लिखना लाजमी है। उस वक्त तक ये सारे लॉज होल्ड नहीं करते। अगर ये लॉज होल्ड ना करें तो वो रिएक्शन नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर चूंकि ये हमारे जितने भी ये अल्फा डीके है, बीटा डीके है या गामा डीके है, क्योंकि नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो इनके ऊपर ये लॉज लाजमी तौर पर वैलिड रहने चाहिए। तो उनके लिए ये पार्टिकल्स लाजमी लिखे जाते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ होगा क्या, बीटा प्लस डीके के दौरान हमेशा एक प्रोटॉन टूट कर न्यूट्रॉन में बदलता है और एक यहाँ से पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर से न्यूट्रिनो पार्टिकल खारिज होते हैं। ठीक है बेटा। और इसके एग्जाम्पल बेटा C610 जब ये कन्वर्ट होता है कार्बन इस बोरान के अंदर, बोरान 510 के अंदर। अब यहाँ से गौर कीजिए, इसका एटॉमिक नंबर एक दर्जे कम हो गए और वहीं एक पॉजिट्रॉन खारिज होगा एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो पार्टिकल खारिज होते हैं। अब यहाँ से गौर कीजिए, जितने भी ये रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे वीक इंटरेक्शंस हैं। वीक इंटरेक्शन से मुराद क्या है, न्यूक्लियर लेवल के ऊपर प्रोटॉन टूटकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और या न्यूट्रॉन टूटकर किसके अंदर बेटा, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वीक इंटरेक्शंस कहलाती हैं। तो हमेशा वीक इंटरेक्शंस एक बीटा डीके के दौरान ही अपेयर्स होती हैं। ठीक है बेटा। थर्ड वन डीकेइंग प्रोसेस होता है बेटा गैमा डीके। गैमा डीके इसको डिफाइन कैसे करते हैं, या इन जनरल गैमा डीके होगा कब। पहली बात हमेशा बेटा नोटिस कीजिएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं, तो उस एक्साइटेड स्टेट को लीव जब करते थे और दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट को हासिल करते थे और एनर्जी इमिट करते थे, यही मामला अब न्यूक्लियाई के लिए हो जाएगा। न्यूक्लियाई हमेशा अल्फा पार्टिकल खारिज करने के बाद या फिर बीटा पार्टिकल को खारिज करने के बाद अपनी अब भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं, अब भी ये अनस्टेबल होते हैं। अब ये अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए या फिर अपनी ग्राउंड स्टेट को हासिल करने के लिए क्या करेंगे, अब ये कोई ना कोई पार्टिकल खारिज करेंगे और वो पार्टिकल हमेशा उस एनर्जी की सूरत के अंदर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत के अंदर होता है, जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है, जिन्हें गैमा पार्टिकल्स कहा जाता है। तो ये जहन में रखिएगा, जब भी किसी एक न्यूक्लियाई में से गैमा पार्टिकल्स डीके करते हैं तो उसके लिए लाजिम व मलज़ूम पहली बात यह है कि वो ऑलरेडी डीकेइंग प्रोसेस में से गुजर चुका होगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई न्यूक्लियाई ना तो अल्फा डीके करे ना ही बीटा डीके और डायरेक्ट ही जाकर गैमा डीके करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, पहले वो डीकेइंग प्रोसेस में से गुजर रहा होगा, लेकिन अब भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को वो अटेन नहीं कर रहा होगा, स्टेबिलिटी कर्व को अटेन नहीं कर रहा होगा, फिर जाकर वो गैमा डीके प्रोसेस करता है। गैमा डीके प्रोसेस के दौरान देयर इज नो चेंज इन जी एंड ए ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट जो गैमा डीके करेगा उसके ना ही तो कभी जी के अंदर मतलब एटॉमिक नंबर में कोई तब्दीली आती है, ना ही ए के अंदर कोई तब्दीली आती है, जिसे मास नंबर कहा जाता है। When a nucleus de-excites, gamma rays are emitted। जैसे एटम डी एक्साइट करते थे, इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट करते थे और एनर्जी रेडिएट करते थे, आज न्यूक्लियस वैसे ही डी एक्साइट करते हैं और अपनी जब ग्राउंड स्टेट के ऊपर आते हैं तो गैमा रेज यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटॉन्स खारिज करते हैं। ठीक है बेटा। और इसके लिए जो जनरल फार्मूला लिखा जाता है, एक्स कोई भी एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, जी और ए रखता है, लेकिन इसके ऊपर जो स्टेरिक लगाया गया है ये जाहिर कर रहा है कि ये अब भी अनस्टेबल है,
ये अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब जब ये डिकेइंग प्रोसेस में से गुजरेगा तो उसी एक्स के अंदर देखें, उसी ही एलिमेंट के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इसके ना तो एटॉमिक नंबर के ऊपर कोई फर्क पड़ा है, ना मास नंबर के ऊपर फर्क पड़ा है, और गैमा पार्टिकल वहां से इमिट हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन अगर देखा जाए तो यहां पर निकल 2860 ये अनस्टेबल फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। अब निकल 2860 के अंदर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है कब, जब एक अपने अंदर से गामा फोटॉन्स को खारिज करेगा, ठीक है, गामा रेडिएशन को अपने अंदर से खारिज करेगा। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, डिकेइंग प्रोसेस, अल्फा कब होगा, बीटा कब होता है, और फिर गामा। और यहाँ पर एक बात बेटा नोटिस में रखिएगा, बीटा डीके आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है नेगेटिव बीटा डीके के प्रोसेस को, ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, आपने इन दोनों बातों को नोट रखना है, और कैसे ये रिएक्शंस पॉसिबल हैं तो इनके लिए रिएक्शंस भी मैंने आपको लिख के दिए हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।